प्रथम आईएएस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने प्लेटफॉर्म प्रथम आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रथम आईएएस की यूट्यूब पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आपको एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो। हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ ये सीरीज चालू कर रखे हैं। चलिए, एक नई आशा के साथ आज की टॉपिक करें करंट अफेयर सीरीज की अगले एपिसोड पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी गई, यह किस तारीख से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2025, 1 जनवरी 2025। आप सबको पता ही होगा, 1 जनवरी 2004 को ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पर न्यू पेंशन स्कीम लेकर आया गया, जिसके बाद जानते हैं यह पेंशन स्कीम काफी विवादों में रहा। कई राज्यों ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते प्रधानमंत्री जी ने 2023 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया और यही रिपोर्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जाना गया। चलिए, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आप लोग इसको रट जाइएगा, मेंस के पर्पज से भी और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सुनिश्चित पेंशन की बात की गई है। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% आपको पेंशन दिया जाएगा। पहली बात आप याद रखिएगा, 50% दिया जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष की कार्यकाल होना चाहिए। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होना चाहिए। यदि इससे कम कोई अगर सेवा प्रदान करता है, तो उसको अनुपातिक प्रणाली के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का, यदि किसी कर्मचारी का डेथ हो जा रहा है, तो कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन जो लास्ट मंथ प्राप्त किया होगा, उसकी आय रही होगी, उसका 60% उसको दिया जाएगा पेंशन। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पर एक एश्योर्ड पेंशन की बात की गई, मिनिमम पेंशन की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कोई भी अगर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उससे मिनिमम 10,000 रुपए की, जैसे मान लीजिए ये 10 वर्ष की ही केवल ये अपना कार्यकाल इसका रहता है, तो इसके लिए भी मिनिमम 10,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन का न्यूनतम पेंशन की बात की गई है। मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण, सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई राहत की बात की गई है। ये मुद्रास्फीति को भी जोड़ते हुए, उस 50% के बाद भी ये मुद्रास्फीति को जोड़ते हुए भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि के मासिक परिलब्धियों वेतन प्लस डीए का 1/10वां भाग। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। एक चीज और इस पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी फिलहाल में ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लागू है, जिसमें माना गया है इसमें 23 लाख लाभार्थी होंगे। इसमें राज्यों को भी छूट दी गई है कि इसे ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसे अपना सकते हैं। अगर राज्य इसको अपना लेते हैं, तो ये टोटल लाभार्थी इसके 90 लाख हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अब अपने आंसर की तरफ। इसका आंसर है 1 अप्रैल 2025। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन, गोल्डमैन सैक्स ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना किया है? 6%, 6.7%, 7.2%, 6.4%। गोल्डमैन सैक्स, जिसने भारत की जीडीपी ग्रोथ 2024 के लिए 6.7 व 2025 के लिए
6.4 बताया है। चलिए अपने आंसर पर जाने से पहले हम कुछ और रिपोर्ट जान लेते हैं, जो भारत के विकास दर को बताते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ध्यान लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर बार यूपीपीसीएस, बीपीएससी और एसएससी, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीआई का 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का पूर्व अनुमान क्या है? 7.2%। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत रखा है? 7%। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना रखा है? 6.8%। फिक्की ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना किया है? 7%। फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर पूर्वानुमान को कितने परसेंट तक बढ़ाया है? 7.2% तक है। ये नया डाटा है 2024 के एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिस्ट कर दिया है। चलिए चलते हैं अब अपने आंसर की तरफ। इसका आंसर है 6.4। आज का तीसरा क्वेश्चन, ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स के अनुसार भारत के कौन से शहर शीर्ष 3 में हैं? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। हाल ही में मतलब अर्थात 23 अगस्त को नाइट फ्रैंक संस्था ने जो संपत्ति मूल्य वृद्धि के मामले में रैंकिंग प्रदान करता है, इसमें मनीला, जो आपको पता ही है फिलीपींस की राजधानी है, 26% वार्षिक वृद्धि के साथ ये फर्स्ट स्थान पर आया है। वहीं मुंबई सेकंड पोजीशन हासिल किया है और दिल्ली थर्ड पोजीशन हासिल किया है। चलिए अपने आंसर पे जाने से पहले कुछ और रिपोर्ट जो 2024 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ पर हम रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से होता रहे। वैश्विक भूख सूचकांक 2024, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2023 होगा, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, इसे सही कर लीजिएगा, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो यहाँ पर। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग 125 देशों में 111वीं मिली है। ये रैंकिंग 2022 में 107 थी, जो अभी घट गई है, थोड़ा इसको याद रखिएगा, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा रिलीज किया गया है, इसमें भारत की रैंक 126 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत के स्थान 41 है। ग्लोबल रेमिटेंस इनफ्लो रिपोर्ट 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जारी किया जाता है। इसमें भारत ने 2023 में 125 अरब अमेरिकी डॉलर के रेमिटेंस प्रवाह के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आप ये भी याद रखिएगा, 125 अरब डॉलर का क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है, ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंकिंग 38 है, जिसने जो 2018 में इसकी रैंकिंग 44 है, इसने 6 स्थान को इसने सुधार किया है, इसके साथ 38वें रैंक पर है। चलिए चलते हैं अब अपने आंसर की तरफ। इसमें मुंबई और दिल्ली ये दोनों हैं, इसको 2 पाए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मुंबई का स्थान दूसरा और दिल्ली का स्थान तीसरा है। आज का चौथा क्वेश्चन, सुभद्रा योजना किस भारतीय राज्य ने शुरू की है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी द्वारा 55,825 करोड़ के साथ इस योजना को लॉन्च किया है, सुभद्रा योजना लॉन्च किया है। ये 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 5 वर्ष तक कुल मिलाकर 50,000 रुपए की सहायता प्रदान करेगा, जो प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे। 10,000 5 वर्ष दिए जाएंगे, कुल मिलाकर ये 50,000 हो गया। चलिए अपने आंसर पे जाने से पहले हाल ही में कुछ बजट में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थे जनजातीय के क्षेत्रों को लेकर, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, इसे केंद्रीय बजट 2024-25 में चालू किया गया है। इसमें जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 63,000 गाँव को कवर किया जाएगा इसमें, जिसका लक्ष्य 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाना है। इसका नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हाल ही में फाइनेंशियल 2024-25 में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है। इसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस, जो 15 नवंबर को मनाया जाता है,
पर पीएम जनमान योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य है 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जिन्हें विभिन्न मंत्रालय विभागों की योजनाओं से बाहर रखा गया है। इसका नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है। ये थोड़ा-सा हम पीवीटीजी के बारे में जान लेते हैं। इसको कहते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। इसका मतलब होता है, इसे 1973 में ढेबर आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार के जनजातियों की एक अलग श्रेणी बनाई गई, जिसे आदिम जनजातीय समूह, जो वर्ष 1975 में जनजातीय समूहों में कम विकसित थे। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीएस कर दिया। चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है उड़ीसा। आज का 5वां क्वेश्चन, अवनी सेविंग अकाउंट फ्रॉम वुमेन किस बैंक ने लॉन्च किया? एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी बैंकों से नवीन और आकर्षक उत्पादों की पेशकश करके घरेलू बचत जुटाने का आग्रह किया, क्योंकि भारत में बैंकों के चालू खाता बचत खाता जमा में गिरावट देखी गई थी। ये आग्रह क्यों किया? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट यानी कासा में गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से ये कदम उठाए गए। इसको ध्यान में रखते हुए बंधन बैंक ने ये अवनी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। इसमें संपन्न महिलाओं को लक्षित कर अकाउंट को ओपन कराने को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें जमा राशि जुटाने का एक बैंक का प्रयास है। अकाउंट को ओपन प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे जमा राशि जुटाया जा सके, कासा में बढ़ोतरी हो सके। इसके कारण इसे लॉन्च किया गया। इसका आंसर है बंधन बैंक। आज का 6वां क्वेश्चन, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? चाइना, इंडिया, यूएसए, जापान। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट या इसे बोलते हैं वेब समिट, भारत को आपको पता है मीडिया सामग्री में एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ पर ओटीटी के माध्यम से, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया व अमेजन प्राइम के माध्यम से भारत को एक नई पहचान इसके माध्यम से विश्व में मिली है। इसी के कारण भारतीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है और मीडिया व मनोरंजन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण जिसको बढ़ावा देने के लिए भारत 20 नवंबर 2024 को इसका होस्ट करेगा। ये वेब से सम्मेलन में ही केंद्रीय मंत्री हमारे जो हैं, जो अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 इसे लॉन्च किया है। ये आप नाम थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 इसको लॉन्च किया है। इसका आंसर है भारत। चलिए चलते हैं अपने अक्टूबर के सेकंड सीरीज की तरफ। जैसा कि आपको पता है सितंबर को 4 सीरीज में कवर किया जा चुका है करंट अफेयर्स को। अब ये अक्टूबर की सेकंड सीरीज है। आप इसका लगातार रिवीजन करते रहिए। एग्जाम की दृष्टि से आप प्रीवियस से जितने भी करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण रहे हैं उसको कवर किया गया है। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा संस्थान भारत के 50 विशेष और प्रतीकात्मक विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का उद्घाटन किया है? यूनेस्को ने इसका किया है। इसका जो नाम दिया है, जो इस सूची जो इसको लॉन्च किया है, इसको नाम दिया है हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। ये नाम भी याद रखिएगा। और ये अगर इस तरह क्वेश्चन इसको पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये भी याद रहे, और इसको भी पूछता है कि किसने जारी किया, तो उसको भी याद रखिएगा, यूनेस्को। चलते हैं सेकंड पर। कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के समग्र विकास के लिए पहला पुरस्कार प्राप्त किया है? ये है उत्तराखंड। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 14 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किस व्यवसाय ने प्राप्त किया? निखिल कामत ने प्राप्त किया। ये निखिल कामत जो है, ये जीरोधा जो है प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी नेटवर्थ वैल्यू हो गई है 17,500 करोड़ की। इसने प्राप्त किया है। भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम का कौन सा संस्थान नियंत्रित करता है? PFRDA द्वारा होता है। कौन सा राज्य सरकार वृद्ध लोगों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है? ये इस बार का पेंशन योजना जो भी है तो आप उसको रखते जाइएगा। आसरा पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम किसने लॉन्च किया? यूनिफाइड पेमेंट स्कीम किसने लॉन्च किया? उसके उद्देश्य, ये सब आप इस बार याद कर लीजिएगा। तो आसरा पेंशन योजना तेलंगाना ने शुरू की है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में कितने प्रतिशत घर महिलाओं के नाम पर है? 69%। ये याद रखिएगा, यूपी वाले स्पेशली ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी कुछ महीनों तक यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी व अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जाएगी और पीसीएस को ध्यान में रखते हुए एक अन्य सीरीज चलाई जाएगी जहां एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जीएस टॉपिक को कवर किया जाएगा। हमारा आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब की हैंडल आईडी है @IAS प्रथम। इसकी पीपीटी और पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमें @प्रथम IAS ऑफिशियल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर स्कैन कर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।